इससे पहले कि अरमान आस्था को कुछ कहता, ठीक उसी वक्त सुमित के वहां जाने पर वह उसकी ओर सवालिया निगाहों से देखने लगा। तब सुमित अरमान की ओर देखकर बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूं, आस्था को यहां देखकर तुम हैरान हो रहे होंगे, लेकिन जब डॉक्टर रश्मि तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रही थी, ठीक उसी वक्त आस्था उसके पीछे आ गई थी, जिसकी वजह से उसने तुम्हें उस खौफनाक हाल में देख लिया और तुम्हारा खून देखने के बाद वह पैनिक होने लगी और बेहोश हो गई। तो डॉक्टर रश्मि को मजबूरी में उसे इंजेक्शन देना पड़ा, जिसकी बदौलत वह अभी सो रही है और अब ठीक 10 से 11 बजे के बाद ही वो जागेगी। जैसे ही सुमित ने एक्सप्लेन किया, अरमान उसकी ओर सर्द निगाहों से देखता रहा, मानो कि वह कहना चाह रहा हो कि डॉक्टर रश्मि से उसका इलाज क्यों करवाया गया था। लेकिन फिलहाल उसने उसे कुछ नहीं कहा और बोला, ठीक है, तुम बाहर जाओ। तब सुमित बोला, मुझे लगता है अरमान, तुम्हें भी अब यहां से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आस्था की नींद खुलेगी और तुम्हें अपने सामने देखेगी तो वह एक बार फिर पैनिक कर सकती है। जैसे ही सुमित ने यह कहा, अरमान ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा, मानो कि वह कहना चाह रहा हो कि मेरी ही बीवी को मेरे सामने होने पर इस तरह से भला वह पैनिक करेगी। लेकिन फिलहाल उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप एक नजर आस्था की ओर देखता हुआ वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी सुमित बोला, मुझे आकाश को बुलाना चाहिए ताकि वह आस्था को उसके रूम में शिफ्ट करवा दे। सुमित आस्था को नहीं उठा सकता था, क्योंकि उसने किसी भी लड़की को न छूने की कसम खा रखी थी। इसीलिए वह आकाश की मदद लेना चाहता था, क्योंकि तहखाने में अगर आस्था सोती रहेगी तो यह ठीक नहीं होगा। हो सकता है तहखाने में अगर उसकी आंखें खुले तो उसके मन में कितने ही सारे सवाल आ सकते हैं, और किसी ने अगर उसे तहखाने से निकलते हुए देख लिया तो सबको इस सीक्रेट जगह के बारे में पता चल सकता है। इसीलिए सबके उठने से पहले हमें आस्था को उसके कमरे तक लेकर जाना होगा। हालांकि दादाजी उठ चुके थे, लेकिन अपने रूटीन के मुताबिक वे गार्डन में टहल रहे थे, तो इसीलिए सुमित ने सोचा कि उसे आकाश को बुला लेना चाहिए। जैसे ही सुमित आकाश को बुलाने के लिए जाने लगा, अरमान रुका और बोला, कहाँ जा रहे हो तुम? तब सुमित ने बताया, आस्था को यहाँ से डॉक्टर रश्मि के कमरे में शिफ्ट करना होगा, इसके लिए मैं आकाश को बुलाने जा रहा हूँ ताकि वह आस्था को उठाने में मदद कर सके। तब अरमान ने सुमित की ओर देखा और अगले ही पल आस्था के पास जाकर उसने उसे गोद में उठा लिया। आस्था को इस तरह से गोद में उठाने पर सुमित बोला, अरमान, तुम्हें आस्था को इस तरह से गोद में नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे हाथ में अभी नया नया जख्म है जो काफी दर्द करेगा। तब अरमान ने केवल एक सपाट निगाहों से सुमित की ओर देखा और बिना कुछ कहे आस्था को जल्दी ही दबे पांव डॉक्टर रश्मि के कमरे में ले आया। डॉक्टर रश्मि उस वक्त सोई हुई थी। हालांकि उसने अच्छे से कमरे को लॉक किया था, लेकिन वह पूरा का पूरा घर अरमान के अंडर कंट्रोल में था। अरमान के केवल फिंगरप्रिंट से ही वह दरवाजा ओपन हो चुका था और डॉक्टर रश्मि के ठीक बराबर में अरमान ने आस्था को सुला दिया। और जैसे ही उसने उसे बेड पर लिटाकर जाने लगा, तभी आस्था ने नींद में ही अचानक अरमान का हाथ पकड़ लिया। अब अरमान पूरी तरह से चौंक गया और झल्लाते हुए बोला, क्या? ये आफत नींद में भी मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगी। और वह धीरे से अपना हाथ आस्था से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। अब अरमान जल्दी ही उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। साथ ही साथ अरमान को भी इस बात का थोड़ा सा संकोच था कि अगर डॉक्टर रश्मि जाग जाएगी तो न जाने वह क्या सोचेगी। तो इसीलिए अरमान जल्द से आस्था के हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आस्था ने कस कर उसका हाथ पकड़ा हुआ था। अब अरमान बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो चुका था। वैसे भी आस्था से हाथ छुड़ाने के चक्कर में वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए अचानक अरमान ने डेंजरस वे में उसकी ओर देखते हुए थोड़ा सा झुककर उसके गाल पर पिंच कर दिया। अब जैसे ही आस्था को अपने गाल पर दर्द का एहसास हुआ, तुरंत अरमान का हाथ छोड़कर उसने अपने गालों पर हाथ रख लिया और आस्था के हाथ छोड़ते ही अरमान तिरछा सा मुस्कुराता हुआ जल्दी ही वहां से अपने कमरे में चला गया। अब अरमान के जाने के बाद आस्था गहरी नींद में सो चुकी थी, लेकिन ठीक उससे कुछ वक्त के बाद सब लोग उठ चुके थे और आकाश और सुमित भी उठकर हॉल में आ गए थे।
क्योंकि अरमान की कंडीशन उन लोगों को पता थी, तो आकाश ने देव को इन्फॉर्म कर दिया था कि वह आज ऑफिस ना जाए, घर से ही कुछ दिन अरमान काम करेगा, क्योंकि अगर वह ऑफिस चला जाता है तो वह बिल्कुल भी खुद का ख्याल नहीं रखेगा। इसीलिए आकाश ने देव को समझा दिया था कि जितना भी काम है और जितनी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग है वह अरमान के बिहाफ पर खुद ही हैंडल कर ले, और जो भी इम्पोर्टेंट काम है वह अरमान से घर पर ही करवाए। तो इसलिए देव भी अपना पूरा बोरिया बिस्तर उठाकर वहां आ चुका था। देव भी वहीं रहने वाला था। वहीं आस्था 11 बजे के बाद सोकर उठी और कल रात जो कुछ हुआ था वह उसे हल्का हल्का याद था। सही तरह से उसकी यादें क्लियर नहीं थीं, क्योंकि डॉक्टर रश्मि ने उसे इंजेक्शन दे दिया था, जिसकी वजह से वह अरमान की उस हालत को भूल गई थी और उसे केवल कुछ हल्का हल्का और धुंधला धुंधला सा याद था। उसने सोचा कि शायद वह कोई बुरा सपना देख रही थी। आस्था उसे अपना सपना समझ रही थी। फिलहाल उसने अपना सर झटक दिया और अच्छी तरह से उसने नहाना धोना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी 11:30 बज चुके थे और वह सोच रही थी कि न जाने सब क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि सबको आस्था के बनाए हुए खाने की आदत सी हो गई थी, तो इसीलिए वह सोच रही थी कि वे उसका इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन आज फटाफट से जैसे ही आस्था उठी, उसने खुद को अच्छी तरह से रेडी किया और नजर भर कर उसने खुद को आईने में देखा। आस्था को अपने गाल पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही लाल सा मार्क दिखाई दिया। वह लाल कुछ और नहीं, अरमान ने जो आस्था को पिंच किया था, जिसकी वजह से आस्था के गाल पर रेड रंग का मार्क्स बन गया था। एक पल के लिए उसने उस निशान को छुआ और फिर सोचने लगी कि यह चोट उसे कब और कहां लगी। फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि शायद किसी मच्छर ने उसे काट लिया हो, तो यह सोचते हुए आस्था ने अपना सर झटक दिया। हालांकि अभी भी उसकी तबीयत प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं थी, लेकिन हाँ, वह अपने आप को काफी हद तक बेहतर महसूस कर रही थी। और वैसे भी आस्था की आदत थी कि वह बिला वजह बिस्तर पर नहीं रह सकती थी। उसके शरीर को कुछ न कुछ काम चाहिए ही होता था। उसने आज अपने आप को काफी ज्यादा सिंपल तरीके से तैयार किया था। वह अब बिल्कुल भी कहीं से भी शादीशुदा नहीं लग रही थी। मंगलसूत्र की जगह उसके गले में एक ऐसा चैन था जो कि मंगलसूत्र कम और चैन ज्यादा लगती थी। और आस्था ने अब सिंदूर लगाना छोड़ दिया था, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि इस रिश्ते में वह ज्यादा दिन नहीं रहेगी, क्योंकि दादाजी ने उसे इनडायरेक्टली हिंट दे दिया था कि वह जल्द से जल्द उसे इस रिश्ते से आजाद करवा देंगे। तो कहीं ना कहीं आस्था इस बात से खुश थी। वैसे भी उसे वह इस जोर जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी, तो इसीलिए आस्था आज काफी ज्यादा खिली खिली सी लग रही थी। उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि उसे उसकी पुरानी जिंदगी वापस मिल जाएगी और बहुत जल्द दादाजी उसे उसकी नानी माँ के पास भेज देंगे। आस्था अपने गांव चली जाएगी। वहां जाकर वह अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेगी, और अब तो रश्मि दीदी भी हैं उसकी मदद करने के लिए, तो शहर में उसे परेशानी भी नहीं होगी और वह आराम से अपने डॉक्टर की पढ़ाई स्टार्ट कर पाएगी। कहीं ना कहीं आस्था ने कुछ ही समय में बड़े लंबे से सपने देख लिए थे। इस बात का उसे दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि वह अब क्रूएल हार्टेड अरमान सिंघानिया का ऐसा ऑप्शन बनने वाली थी कि इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वह फटाफट से नीचे आई। उसने देखा कि सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे और ऑलरेडी डॉक्टर रश्मि ने आज सबके लिए सैंडविच वगैरह ब्रेकफास्ट में बनाए थे, तो सभी लोग आराम से बैठकर खा रहे थे। अब आस्था जैसे ही वहां आई और सब लोगों को इस तरह से नाश्ता करते हुए देखा, तो आस्था को थोड़ा सा बुरा सा लगा, क्योंकि भले ही आस्था को यहाँ आए केवल कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन जब सब लोग उसके बनाए हुए खाने की तारीफ करते थे तो आस्था को काफी ज्यादा अच्छा लगा करता था। लेकिन आज रश्मि के नाश्ता बनाने पर और आहान के यह कहने पर, अरे वाह रश्मि दीदी, बहुत टेस्टी गार्लिक ब्रेड बनाया आपने, वाकई मजा आ गया, और सैंडविच तो कमाल के हैं। जैसे ही आहान ने रश्मि की तारीफ की, रश्मि मुस्कुरा दी, लेकिन आस्था का चेहरा उतर गया, जिसे ध्रुव ने देख लिया। तभी ध्रुव जल्दी से बोला, लेकिन कुछ भी कहो रश्मि दीदी, भले ही आपके सैंडविच काफी टेस्टी हों, लेकिन आस्था भाभी के आलू के पराठे और साथ ही साथ पनीर के पराठों का तो जवाब नहीं है।
सच में अब जैसे ही ध्रुव ने इस तरह से तारीफ की, आस्था मुस्कुरा दी और फटाफट से अपने सर पर एक टप्पली मारती हुई सोचने लगी, ये हमें क्या हो गया है? हमें इतनी जलन सी क्यों महसूस हुई? अरे अच्छी बात है ना, रश्मि दीदी ने सबके लिए नाश्ता बनाया है, तो अच्छी बात है, हमें तो खुश होना चाहिए। और वैसे भी हमारी तबीयत खराब थी, शायद इसीलिए उन्होंने ये सब किया होगा। तो हिचकिचाते हुए आस्था खड़ी होकर सोच रही थी कि तभी रश्मि आस्था के पास आई और बोली, आस्था उठ गई तुम? आओ आओ, फटाफट से आओ, मैंने तुम्हारे लिए भी ब्रेकफास्ट रेडी किया। तुम आओ, आराम से ब्रेकफास्ट करो और उसके बाद अपनी मेडिसिन लो। अब जैसे ही रश्मि ने इतने प्यार से आस्था के गाल पर थपथपाते हुए यह कहा, आस्था मन मन में सोची, क्या यार, मैं बेकार में ही आज रश्मि दीदी से जल रही थी। ये तो कितनी प्यारी हैं। इन्होंने मेरी बीमारी को ध्यान में रखते हुए सब काम किया है। मुझे तो इनका थैंक यू कहना चाहिए। तब यह सोचते हुए आस्था ने जल्दी ही रश्मि का हाथ पकड़ा और बोली, दीदी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे बारे में इतना सोचा। तभी दादाजी की आवाज आई। वह बोले, अरमान का रह गया क्या? वह आज नाश्ता नहीं करेगा? तभी आकाश और डॉक्टर रश्मि ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि जब से डॉक्टर रश्मि ने सबको नाश्ता सर्व किया था, आकाश ने डॉक्टर रश्मि का बनाया हुआ खाना टेस्ट तक नहीं किया था। यह बात रश्मि ने महसूस की थी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। और वैसे भी आकाश ने जो उससे कटी छिली बातें बोली थीं, उसकी मोहब्बत के बारे में उल्टी सीधी बकवास की थी, तो इतनी आसानी से भला वह कैसे उसे माफ कर सकती थी? तो इसीलिए अब जब दादाजी ने अरमान का जिक्र किया, एक पल को रश्मि की आंखों के सामने कल रात अरमान का जो भयानक चेहरा था वह आ गया। लेकिन अगले ही पल वह खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए बोली, वाह दादाजी, एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई। तब दादाजी बोले, क्या बात है बेटा, क्या बताना भूल गई? वहीं आस्था, जो कि अरमान के जिक्र आने पर थोड़ा सा डर सा गई थी, क्योंकि जब से अरमान ने उस पर हाथ उठाया था तब से उसे कुछ ज्यादा ही डर लगने लगा था, क्योंकि अरमान का भयानक चेहरा, उसकी लाल सुर्ख आंखें वह भूल ही नहीं पा रही थी। अब जब दादाजी ने यह पूछा, डॉक्टर रश्मि क्या हुआ, आप क्या कह रही हैं बेटा? तब रश्मि ने दादाजी से बोला, दादाजी वह एक्चुअली कल अरमान के हाथ में कुछ चोट लग गई थी, तो मैंने ऑलरेडी बैंडेज वगैरह कर दिया है। शायद जैसे ही अब रश्मि ने यह कहा, आकाश रश्मि को घूर कर देखने लगा। तब दादाजी तुरंत घबराकर उठ खड़िढे हुए और बोले, यह क्या कह रही हो बेटी? अरमान के हाथ में चोट लग गई और हमें पता भी नहीं चला? तब रश्मि दादाजी को शांत करते हुए बोली, वह दादाजी, उस वक्त सब सोए हुए थे और शायद अरमान किसी को परेशान भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने ड्रेसिंग कर दिया है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। 2-3 दिन घर पर आराम करेगा तो उसका हाथ प्रॉपरली ठीक हो जाएगा। अब जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने यह कहा, आस्था ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बेपरवाही से वहीं बैठकर रश्मि के बनाए हुए सैंडविच का स्वाद लेने लगी। लेकिन ध्रुव और आहान, उन दोनों का चेहरा उतर आया था और उन्होंने दोनों ने बारी बारी से आकाश और सुमित को देखा था और वह समझ चुके थे कि जरूर अरमान के साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है। वह आंखों ही आंखों में आकाश और सुमित से जानना चाहते थे कि कल रात आखिरकार भाई कहाँ गए थे